नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज का हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन व्यवसाय और शहद उत्पादन की। जी हां, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत आप कम खर्च में कर सकते हैं, लेकिन मुनाफा आपको काफी अच्छा मिलेगा। और इसकी एक और खास बात यह है कि हमारे युवक इससे जुड़ करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार का इसे एक बेहतरीन जरिया बना सकते हैं। बता दें आपको कि ये जो व्यवसाय है ये न केवल हमारे युवकों और किसानों की जिंदगी में मिठास खोल रहा है, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि कर रहा है। और यही कारण है कि हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में शहद उत्पादन का जिक्र किया है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी पर विचार विमर्श किया जाए। बता दें आज इसी पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, तो आइए सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार पाटले उपस्थित हैं। बता दें ये अतिरिक्त आयुक्त एवं कार्यकारी निदेशक हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह उपस्थित हैं। ये परियोजना समन्वयक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी उपस्थित हैं। ये एक प्रगतिशील किसान है, सफल मधुमक्खी पालक हैं, सुभाष कंबोज जी, और ये यमुनानगर हरियाणा के निवासी हैं। बता दें आपको कि इनकी उपलब्धियां ही इनकी पहचान है। इनकी उपलब्धियों के चलते ही मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी उपलब्धियों का, इनके अनुभवों का जिक्र किया है। तो बिल्कुल बहुत बहुत यहां पर स्वागत करना चाहूंगी। हमारे तीनों ही विशेषज्ञ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन व्यवसाय और शहद उत्पादन के बारे में। तो विषय हमने आपको बता दिया है, मधुमक्खी पालन से मुनाफा। इसी पर विचार विमर्श करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए तो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन स्वरोजगार का जरिया है। हालांकि मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। दरअसल शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में शहद उत्पादन को लेकर बातचीत की थी। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को सरकार की ओर से भी काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के महत्व को समझते हुए सरकार ने एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत 3 साल 2020-21 से 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी।
इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत 2,560 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बता दें कि 2013-14 के मुकाबले 2019-20 में शहद उत्पादन में करीब 57% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 में देश में शहद का उत्पादन 1,25,000 मीट्रिक टन रहा। कुल मिलाकर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर, शहद उत्पादन पर। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक मीठी क्रांति है, तो ये मीठी क्रांति किस तरह से बदलाव ला सकती है, इस पर हम चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर नवीन पाटली जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो हमारे देश में मधुमक्खी पालन का क्या स्तर है, क्या बताएंगे आप? मधुमक्खी पालन हमारे देश में वैसे तो प्राचीन रूप से किया जाता रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर पे ऐसे एरिया जहाँ पर जंगल ज़्यादा हों या जहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हों, वहाँ पर हमारे किसान भाई और मधुमक्खी पालक वहाँ से शहद को इकट्ठा करके फिर आगे इसको लेके जाते रहे हैं। परंतु कुछ सालों में, खास तौर पे भारत सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन को एक वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का दर्जा दिया गया है और इस वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के माध्यम से हम किसानों की जो आय की बात करते हैं, और आय में सबसे बड़ा योगदान होता है कि यदि किसान या मधुमक्खी पालक अपने फसल के साथ साथ में यदि वो मधुमक्खी पालन को भी अपना रहा है। और मधुमक्खी पालन, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन से हमें ना केवल शहद के रूप में या शहद से संबंधित दूसरे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, किंतु यह है किसी न किसी रूप में हमारी फसलों के पर परागण में, जिसको हम पॉलिनेशन भी कहते हैं, उसमें सहायक होता है और वो उस फसल के उत्पादन को में वृद्धि करता है। इस तरह से हमें दो फायदे मिल जाते हैं, हमारी फसलों में के उत्पादन में भी वृद्धि होती है और वहीं हमें शहद और उसके दूसरे जो उत्पाद होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, काफी लंबे समय से किया जा रहा है मधुमक्खी पालन, लेकिन पहले इसका दायरा कम था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जब वैज्ञानिकों ने शोध किए तब जाकर इसका विस्तार होने लगा। हमारी सरकार भी काफी सहयोग दे रही है हमारे किसानों को, हमारे मधुमक्खी पालकों को, ताकि इसमें और भी ज्यादा क्रांति आ सके। डॉक्टर बलराज का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर बलराज, जैसे कि डॉक्टर पाटले ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाने लगा है, पहले केवल शहद के लिए होता था, अब अन्य उत्पाद भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ सके इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो है आदिति जी, वो यही है, वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन हेतु प्रशिक्षण सबसे पहली आवश्यकता है। एक तो ये, और फिर दूसरा, जो मधुमक्खियां हम बी कीपिंग में उनको पालतू रूप में रखने में इस्तेमाल करते हैं, एपिस मेलिफेरा या एपिस सेराना इंडिका, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इनका अच्छा जेनेटिक स्टॉक, आनुवांशिक जो है स्टॉक, उनको किसानों को, जो बी कीपर्स हैं, उनको कैसे उपलब्ध कराया जाए। बी ब्रीडर्स भी इसमें आगे आ रहे हैं, साथ साथ बी कीपर्स के साथ काफ़ी सारे हिमाचल प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी, तो उनको कैसे जेनेटिक स्टॉक उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़े। और खास करके जो हमारी जो इंडिजिनस प्रजाति है उसके ऊपर भी विशेष जोर है, और जो दूसरी प्रजाति एपिस मेलिफेरा, इसके अतिरिक्त हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो जंगली प्रजातियां हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं या दूसरे क्षेत्रों में जहां पे हम दोनों पालतू प्रजातियों को पालतू रूप में नहीं अपना सकते, जैसे हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में आते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन, जहाँ की जो वातावरण की परिस्थितियां हैं वो विषम है, तो ऐसी स्थिति में इनको पालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन वहां पे जो जंगली प्रजातियां हैं वो वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां की कृषि के लिए वरदान है। अगर उनकी जनसंख्या कम होती है
तो वो भी लिए हमारे लिए चिंता का विषय है कृषि के लिए। तो उसको कैसे, क्या उनमें से भी किसी को पालतू बनाया जा सकता है? तो इन विषयों को लेकर हम लगातार प्रयासरत किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस दिशा में, निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति हो सके, और परिणाम हम देख रहे हैं हो भी रही है। हमारे सफल किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उनसे ही जिक्र कर लेते हैं, इस बात पर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। सुभाष जी, मधुमक्खी पालन में आपने बहुत कुछ कर दिखाया है, सफलता हासिल की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अब आपका नाम जान चुके हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मधुमक्खी पालन व्यवसाय को ही क्यों चुना और कब इसकी शुरुआत की? मैडम, मैंने ये 1996 में सिर्फ 6 बॉक्स से इसको शुरुआत किया था। एक्चुअली मैंने ये अपना खुद का शहद खाने के लिए और अपने खेतों में जो पोलिनेशन हो सके, ताकि क्योंकि उस टाइम सरसों और सूरजमुखी की फसलें हमारे यहाँ बहुत होती थी जी। तो उनकी पोलिनेशन के लिए मैंने अपने खेतों में ये सिर्फ 6 बॉक्स रखे थे 1996 में। तो उनसे ही मैंने जब ये नोट किया कि मधुमक्खी ना सिर्फ हमें मधुमक्खी से शहद भी मिल रहा, बल्कि ये खुद भी ग्रोथ कर रही हैं और उनसे वैक्स भी मिल रहा है, तो जितने का हमने मधुमक्खियां ली थी 5500 रुपए की, उतने का तो हमने शहद मिल गया पहले साल, और वो जो ग्रोथ हुई 5-6 बॉक्स और ग्रोथ हुए वो एक्स्ट्रा थे। तो हमने इसी को नोट करते हुए फिर हमने इसको आगे प्रोफेशनल तरीके से बढ़ाने का तरीका ना अपने आप यहाँ पर सोचा कि हम क्यों ना इसे एक व्यवसाय के तौर पर आगे बढ़ाएं। तो देखिए, एक साधारण सी सोच के साथ यहाँ पर शुरुआत की 1996 में, और आज देखिए 2022 में हम यहाँ पर खड़े हैं। इन्होंने कितनी ज्यादा यहाँ पर मंजिल हासिल कर ली है कि लोग इनसे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। इसके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे और लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पाटले का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर पाटले, हमारे जैसे किसान भाई ने कहा कि इन्होंने तो निजी स्तर के लिए शुरुआत की थी, लेकिन जैसे इन्हें फायदा नजर आने लगा तो इन्होंने इसका विस्तार कर लिया। आप बताएं, किस तरह से मुनाफे का सौदा बन सकता है हमारे किसानों के लिए, हमारे मधुमक्खी पालकों के लिए यह व्यवसाय? मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि जो मधुमक्खी पालक हैं, ना केवल मधुमक्खी पालक, हमारे किसान भाई जो विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, उनमें हम बात करते हैं बागवानी फसलों से लेकर के उनके जो भी और उत्पाद होते हैं। अभी यहाँ पर सरसों की भी बात की गई और सनफ्लावर क्रॉप की भी बात की गई। इन सभी फसलों में परागण एक विशेष मुद्दा होता है, और यदि हम परागण मधुमक्खियों के माध्यम से करवाते हैं तो उत्पादन हमें बढ़ता है। सबसे पहली बात होती है कि हमारा उत्पादन बढ़ जाता है, लगभग 15 से 20%, किसी फसलों में ज़्यादा भी होता है। और ना केवल उत्पादन बढ़ता है, कुछ फसलों में सीड की क्वालिटी, जो कि एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि हमें अच्छी क्वालिटी का सीड मिले, वो भी हमें प्राप्त होता है। दूसरी बात आती है कि जब किसान भाई खेतों में अब अपने बॉक्स को रखता है, अपनी कॉलोनीज को, वहाँ पर मधुमक्खियों की कॉलोनीज को वहाँ रखता है, तो वहाँ पर उसको बिना कोई ज़्यादा खर्च के वो उनका वहाँ पर वो मैनेजमेंट करता है, और आखिर में देखा जाता है कि उसको एक तरफ फसलों की वृद्धि भी हो रही है और दूसरी तरफ उसको शहद भी प्राप्त हो रही है। जैसे हम बात करें कि सरसों में लगभग 2 से 3 महीनों में हमारे मधुमक्खी पालक काफ़ी अच्छी मात्रा में एक कॉलोनी से वो शहद प्राप्त कर लेते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे उत्पाद हैं वो भी प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे धीरे अब लोग उसके वैल्यू एडिशन पे बढ़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हम जब कहीं भी जाते हैं, किसी रिटेल शॉप में जाते हैं या मॉल में जाते हैं या किसी छोटे दुकानदार के भी जाते हैं, तो आपको आज का शहद वहाँ पर प्राप्त होता है। और हमारे जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं शहरों के, वो लोग डेली अब शहद की बात करते हैं और अपने दिनचर्या में उन्होंने शहद को शामिल कर लिया है। परंतु सबसे बड़ा जो बात ये भी हो रही है कि शहद के साथ जैसे पोलन की बात है, बी वेनम है, प्रोपेलिस है, रॉयल जेली है, इस तरह के जो उत्पाद हैं, ये उत्पाद अब बड़ी तेजी से मांग में बढ़ते जा रहे हैं, और जो कि आय का एक जरिया हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, कई तरह के उत्पाद मधुमक्खी पालन अगर आप कर रहे हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। पहले केवल शहद तक ही सीमित था, लेकिन अब इसमें और भी ज्यादा उत्पादों को तैयार किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर हमारी आय पर तो असर पड़ेगा ही, उसमें वृद्धि होना निश्चित है। लेकिन जैसे डॉक्टर बलराज ने पहले कहा था कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में उन्हीं से हम जानकारी ले लेते हैं कि प्रशिक्षण लेना तो एक पहला कदम है ही, और किस तरह की तैयारी हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को, या जो भी इसकी शुरुआत करना चाहते हैं उनको करनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशिक्षण तो पहली आवश्यकता आदित्य जी। इसके अतिरिक्त जो है
भाई वो कौन सी किस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं। मान लिया उत्तर भारत के मैदानों में है, जैसे सुभाष जी काम्बोज साहब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो प्रजाति है जो प्रमुख तौर पे हम मधुमक्खी पालन में उपयोग में लेते हैं वो एपिस मैलिफेरा है। बहुत सक्षम प्रजाति है। शहद का उत्पादन भी उसका लगभग अगर अच्छा फसल चक्र हो, खाने की कमी ना हो और माइग्रेशन भी उसको अच्छे से किया गया हो और डर्थ पीरियड में जब खाने की कमी होती है ऐसे समय में उसका प्रबंधन ठीक से किया गया हो तो निश्चित तौर पे करीब 30, 35, 40 किलो तक शहद एक बक्से से मिल जाता है। वो काम्बोज जी भी आपको बता देंगे। और इसके अतिरिक्त अगर मान लिया हम उत्तरी पूर्वी राज्यों में है या ईस्ट कोस्ट में है या दक्षिण भारत में है या पहाड़ी क्षेत्रों में है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो दूसरी प्रजाति है जो इंडिजिनस है, भारतीय मधुमक्खी है, एपिस सेराना इंडिका, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है। और वो भी जो है ये फर्क ये है दोनों के अंदर कि जो मैलिफेरा है वो माइग्रेशन को पसंद करती है, उसको माइग्रेशन की आवश्यकता है, जबकि जो सेराना इंडिका है वो स्टेशनरी मोड को एक जगह बक्से रखती है तो वो उसको पसंद करती है कि उनको बार बार दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपके नारियल के बगीचे हों या रबड़ के ऑर्चार्ड्स हों या कोई और फ्रूट ऑर्चार्ड्स हों, वहां उनको रख सकते हैं। और वहां पे भी हमें जो है शहद का उत्पादन करीब 15 से 20 किलो प्रति बॉक्स जो है मिल जाता है, लेकिन वो सब प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है अब युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है और हम सिर्फ उसको शहद उत्पादन से ना देखें, जो प्राथमिक जो कार्य है, जो प्राइमरी जो सर्विस है वो है हनी बीज की, मधुमक्खियों की पॉलिनेशन इन क्रॉप्स। जैसे पाटले साहब भी बता रहे थे कि देखिए 2 किस्म की फसलें होती हैं, एक परपरागित और एक स्वपरागित, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का तो गुजारा नहीं हो सकता जब तक एडिड पॉलिनेशन ना हो, जब तक को परागण करता प्रकृति के अंदर मौजूद ना हो। और मैं ये बात बता देना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं यहां पे कि मधुमक्खियां जो है परागण के अंदर 70 से 75% योगदान इस पृथ्वी के ऊपर करती हैं किसी भी उसमें फसल में। जो स्वपरागित फसलें हैं उनमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे पाटले साहब ने, काम्बोज जी ने भी नाम लिया कि एक तो ज्यादातर जो शहद का उत्पादन होता है ऑयल सीड क्रॉप से होता है और 2 क्रॉप्स महत्वपूर्ण है सर्दी के अंदर, रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो रेपसीड क्रॉस पॉलिनेटेड है जबकि मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटेड होते हुए उसमें पोलन इतना स्टिकी होता है कि अगर मधुमक्खियां ना हो तो उसमें परागण सक्षम नहीं रूप से नहीं हो सकता। और जैसे पाटले साहब बता रहे थे अभी, मैं भी उसको दोहराना चाहूंगा कि देखिए अच्छा फल स्थापन होगा जब अच्छा पॉलिनेशन होगा, सक्षम पॉलिनेशन होगा तो फल अच्छा बनेगा, अच्छा फल बनेगा तो बीज अच्छा बनेगा, जीग्रस सीड होगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि पश्चिम देशों की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर या दूसरे विकसित देशों की तर्ज पर हमें भी हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पॉलिनेशन सर्विस प्रोवाइड करें, उस रूप में उनको आगे आना पड़ेगा। जी, तो इस दिशा में भी अब हमें पहल करनी होगी। हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार का जरिया बन सकता है ये। आप केवल इसे मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन के तौर पर ना देखिए, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। आप देखिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञ। तो आइए अब सुभाष कंबोज जी का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने 1996 में केवल 5 बक्सों के साथ शुरुआत की थी। आज कितने बक्से हैं आपके पास और किस तरह की आप समस्याओं का सामना करते हुए यहां पर पहुंचे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। मैं ये 6 बॉक्स से मैंने ये शुरुआत की थी, लेकिन लगभग मुझे 2007-8 के करीब मेरे पास 2000 के करीब बॉक्स थे। फिर अब हम उतने की कंट्रोल करके चलते हैं, जो ज्यादा हो जाते हैं मधुमक्खियां उनको हम बेच देते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है रखने की हम उतने उनको रखते हैं अब। लेकिन ये जो मैंने ये शुरुआत की थी तो तब ना ये सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। मैं ये सभी से यही कहूंगा कि हम ये कम पूंजी से, और ये ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी से हम शुरुआत करके और अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। और हम ना सिर्फ शहद, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि मधुमक्खी का मतलब है शहद प्राप्त करना। अब शहद पे निर्भर नहीं है मधुमक्खी पालक, अब वो पोलन भी कलेक्शन कर रहे हैं, रॉयल जेली भी कलेक्शन होती है, और यहाँ तक कि उससे परपॉलिस जो मधुमक्खियां परपॉलिस इकट्ठी करते हैं उससे भी हमारी इनकम बढ़ती है। और यहाँ तक कोमनी
जो ना एज इट इज छत्ते के छत्ते रूप में शहद को, उसकी भी मार्केटिंग हो रही है बहुत अच्छे स्तर पे। तो हमें ना सिर्फ शहद पे डिपेंड रहना चाहिए बल्कि हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको भी हमने लेना चाहिए ताकि हमारी इनकम में इजाफा हो सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर अलग अलग उत्पाद तैयार करने चाहिए। जाहिर तौर पर आप भी उत्पाद तैयार कर ही रहे होंगे, तो आपने इन सब के लिए किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था आपने? देखो, मैंने सबसे पहले तो साइंटिफिक ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो बेसिक ट्रेनिंग ली मधुमक्खियों की। फिर उसके बाद जब 4-5 साल मैंने इस काम को करते हुए हो गए, फिर मैंने इसकी साइंटिफिक ट्रेनिंग ली कई बार। नेशनल बी बोर्ड इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। वो ट्रेनिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने बाहर से डॉक्टर आए थे, 2013 में डॉक्टर आए थे गोडरिच जी, उन्होंने साइंटिफिक ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी थी। तो ये सब ट्रेनिंग ले करके ही मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। और यहाँ तक कि अब हरियाणा में IBDC जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है, वो स्पेशल पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है मधुमक्खी के ऊपर जो वहां पर है। और वहां पर सब जो नए फार्मर हैं, जो नए युवा हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और सब्सिडी भी 85% तक सब्सिडी हॉर्टिकल्चर हरियाणा देता है। और यहाँ तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार वो है ना, और दूसरी भी यूनिवर्सिटियां हैं दूसरे देश में, वो भी इसके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और अब तो हमने ना सिर्फ शहद ही सेल करते हैं बल्कि हम इससे वैल्यूडेशन करके दूसरे प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। जैसे कि मैं 9-10 तरह के मुरब्बे तैयार कर रहे हैं और विनेगर 5 तरह के लगभग मेरे पास शहद से है ना विनेगर है। और उसके लिए हॉर्टिकल्चर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो एबिक है वहां पर है ना, उसने मेरे को ट्रेनिंग दे करके इसमें मेरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। तो इसके लिए उन्होंने ना एबिक मुझे फंडिंग भी दे रही है इसके लिए, ताकि मैं इस काम को और ज्यादा दूसरे फार्मर के साथ मिलकर के ताकि आप और लोगों को भी जागरूक कर सकें, उन तक भी इनकी जानकारियां पहुंचा सकें। जिस तरह से आप फायदा ले रहे हैं, अन्य लोग भी इससे जुड़कर फायदा ले सकें। तो देखिए, इसमें न केवल इनकी मेहनत है, न केवल वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण है, बल्कि हमारी सरकार का भी सहयोग है जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। और किसान यानी कि आप लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद के लिए भी बिल्कुल अग्रसर है। वो कैसे, जान लेते हैं डॉक्टर पाटले से। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? भारत सरकार के प्रयासों से और खास तौर पे मीठी क्रांति के सपने को साकार करने के लिए 2020 में भारत सरकार ने एक नेशनल बी कीपिंग एवं हनी मिशन लागू किया। इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में सबसे पहली बात की मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़े, दूसरा हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि 2005-06 में हम लोग लगभग 35,000 मीट्रिक टन उत्पादन करते थे। आज हमारे पिछले साल के पूर्वानुमान के अनुसार लगभग हम 1,33,000 मीट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं। और इसमें से लगभग हम 74,000 मीट्रिक टन पिछले साल हमने एक्सपोर्ट भी किया है। तो एक बहुत बड़ी मात्रा हमारे मधुमक्खी पालकों के सहयोग से और वो हमारे जो किसान भाई हैं और प्रोसेसर्स हैं वो भी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं और उस कंपोनेंट्स में सरकार कैसे सहायता दे रही है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हमें किसी भी फसल में हमें अच्छा बीज चाहिए होता है, उसी तरह से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हमें अच्छी रानी मक्खी की जरूरत होती है। उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कितना अच्छा हनी मिलेगा और कितने जल्दी मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर के हमने एक न्यूक्लियर स्टॉक प्रोडक्शन सेंटर का भी प्रावधान हमारी स्कीम में रखा है। जैसे मैंने बताया, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे मधुमक्खी पालकों को जैसे अभी कुछ देर बाद चल रही थी कि हम कुछ हमारे मधुमक्खी पालक दूसरे बागानों में वो अपने बॉक्स जाके रखते हैं वहां पर, और उनसे वो पॉलिनेशन सपोर्ट के बदले में उनसे कुछ वो पैसा भी लेते हैं ताकि उनको एक व्यवसाय के रूप में कुछ इनकम भी हो जाए और दूसरा जो हमारे बागान वाले लोग हैं उनको भी फायदा हो। तो हमने कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में लोगों ने ट्रैक्टर और से संबंधित जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी वो हायरिंग करके वो पैसा कमाते हैं और लोगों को सुविधा भी मिल जाती है। उसी तरह से हमने कस्टम हायरिंग सेंटर की भी व्यवस्था इसमें कर रखी है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ ऐसे वनस्पतियों को लगाना जो कि साल भर हमें हमारी मधुमक्खियों को फ्लोरा मिल सके, उनको पराग कण मिल सके, इसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना
अभी जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी जैसे हमारे कंबोज जी काफी सालों से कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इस टेक्नोलॉजी से, इस बी कीपिंग से हमें ये फायदा होगा। किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जानकारी नहीं है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का जो है डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए सरकार की तरफ से कितने अहम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके, इस क्षेत्र से जुड़ सके और न केवल अपनी आय को बढ़ाएं बल्कि इस क्षेत्र में भी विकास के पथ पर आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। बिल्कुल हम भी आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से मुनाफे के बारे में। जी हां, इस पर हमारी विस्तृत चर्चा चल रही है, विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर पाटले हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमें सरकारी मदद मिल रही है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आर्थिक सहायता के बारे में अब हम उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर पाटले, हमारे सफल किसान कंबोज जी ने कहा कि यहाँ पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे? 2020 से के पहले हमारे जो मिशन था एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से हम कॉलोनीज, बॉक्सेस और जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम सहायता दे रहे थे। जी। फिर 2020 में एक नया मिशन लागू किया गया क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता थी। यह भी महसूस किया गया कि मीठी क्रांति के सपने को साकार करना है और हमें तेजी से आगे बढ़ना है। तो नेशनल बीकीपिंग हनी मिशन के माध्यम से प्रोडक्शन से संबंधित जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें हमें सहायता चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया न्यूक्लियर स्टॉक प्रोडक्शन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लेके आना, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कराना, फिर उसके अलावा ऐसे प्लांट्स को लगाना जो सहायक होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है कि जो कंपोनेंट हमारे यहाँ प्रोसेसिंग और टेस्टिंग, अभी कुछ समय से बात होती है कि हमें अच्छा हनी कैसे मिले, जी, शुद्ध शहद की पहचान कैसे हो। जी। तो ये सबसे बड़ा एक ज्वलंत हमारे सामने एक मुद्दा था और उसको लेकर के इस मिशन में, नए मिशन में इसको प्रोविजन किया गया है कि हम पूरे देश में लगभग 5 रीजनल टेस्टिंग लैब हम लगाने जा रहे हैं। हमारी एक टेस्टिंग लैब अमूल ऑर्गेनाइजेशन को हमने दिया है जो कि आनंद में संचालित है और ये विश्व की एक बहुत अच्छी लैब बनाई गई है। उसके अलावा हम बहुत जल्दी IRI पूसा में भी एक रीजनल टेस्टिंग लैब प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने बैंगलोर में भी एक रीजनल टेस्टिंग लैब प्रस्तावित की है। किंतु इसके अलावा हमने पूरे देश में 100 हनी FPO, जैसे कि किसानों के अपने उत्पादन समूह हैं, उसी तरह से शहद उत्पादक समूह का निर्माण कर रहे हैं। हमने 100 जिलों का चयन किया है। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि वहां पर एक, जैसे हम कहते हैं कि मधुमक्खी पालक को प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक का सपोर्ट मिले, बिल्कुल उसको लेकर के हमने इस तरह के समूह बनाए हैं और इन क्षेत्रों में छोटी प्रयोगशाला लगे ताकि मधुमक्खी पालक और वहाँ के कुछ जो प्रोसेसर्स हैं वो वहाँ जाकर के टेस्टिंग कराएं और फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएं ताकि ग्राहक को भी उसकी विश्वसनीयता बनी रहे और हमारे मधुमक्खी पालकों को भी उसका अच्छा रेट मिले। तो इस तरह से हमने प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, ब्रांडिंग सेंटर की भी व्यवस्था की है और ये सारी जो कंपनी मैंने बताया इसमें राज्य सरकार हमारे नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से सहायता ले सकती है। हमारी कुछ बी सोसाइटीज हैं जो कि नेशनल बी बोर्ड के परमानेंट लाइफ मेंबर होते हैं, वो भी हमसे सहायता लेते हैं और हमने कुछ और भी एजेंसी बनाई है देश में जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, जिसमें NAFED है,
ट्राइफेड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये तीनों हमारी संस्थाएं बहुत तेजी से इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए कितने अच्छे स्तर पर यहाँ पर काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास तो होगा ही। इसके लिए अब आपको भी जुड़ना है, पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर तैयार है, अब बस आपको इससे जुड़कर इससे लाभ लेना है। अब कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर बलराज से हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर बलराज, प्रशिक्षण ले लिया, हमें पता चल गया कि कौन सी प्रजातियां अच्छी होती हैं, कितने बॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर हो जाता है कि माइग्रेशन। कई किसानों को समस्या आ जाती है कि माइग्रेट करना पड़ेगा, इसके लिए वो छोड़ देते हैं, इस व्यवसाय को चुनते ही नहीं है। ऐसे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मधुमक्खी पालक हैं या जो बनना चाहते हैं मधुमक्खी पालक, उनके लिए पूछा है। तो सबसे पहली बात है, कितने से शुरू कर सकते हैं, कब शुरू कर सकते हैं। वैसे तो जैसे सुभाष जी ने 6 बक्से से शुरू किया था, हम आम तौर पर कहते हैं अगर भाई कोई छोटे स्तर पर करना चाहता है तो 10-12 बॉक्स से शुरुआत कर सकता है, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे करना चाहता है तो वो मिनिमम 50-60 बॉक्सेस से शुरुआत कर सकता है। और जो शुरुआत करने का जो महत्वपूर्ण समय है वो है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर-नवंबर का महीना, जब हमारे देश में उत्तर भारत के मैदानों में, जो मेलिफेरा की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं विशेष तौर पर, तो उसमें जो है फसलें आ जाती हैं, सरसों की फसल, तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी माइल्ड हो जाता है। वो सही समय है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए। फिर आपको क्या करना, प्रशिक्षण आप ले लिया, अब आपने न्यूक्लियस स्टॉक, अच्छी मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी है उसका कहां से आप लेंगे? या तो जो हमारे देश में हमारी जो अखिल भारतीय परियोजना है उसके 25 केंद्र हैं देश भर में, जैसे हिसार में है, लुधियाना में है कृषि विश्वविद्यालय, जम्मू में है, श्रीनगर है, हिमाचल में 2 जगह है, पालमपुर और सोलन, पंतनगर है, तो वहां से आप जेनेटिक स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कई प्रदेशों में ऐसे बी ब्रीडर भी हम लोगों ने तैयार किए हैं, जैसे अभी सुभाष जी हैं, इनके पास भी निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होगी। तो अच्छा जेनेटिक स्टॉक जब मिल जाएगा तो उसकी उत्पादन क्षमता और परागण की क्षमता दोनों में इजाफा होता है, उससे आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा माइग्रेशन। अब देखिए, ज्यादातर मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे देश में, जैसे पाटले साहब ने बताया कि शहद का उत्पादन 2000 के अंदर 10,000 मैट्रिक टन था, और गत वर्ष जो है, जो अनुमानित आंकड़े हैं, 1,33,000 मैट्रिक टन हो गया है बढ़ करके, और हमारा 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट है, लगभग 800 करोड़ का एक्सपोर्ट है सालाना। तो ऐसी स्थिति में सर्दी में जो फसलें होती हैं, तिलहन फसलें, रेपसीड एंड मस्टर्ड, मिनिमम प्रोडक्शन आता है 60% या ज्यादा उत्पादन उनसे आता है। लेकिन उनकी कटाई के बाद कहां माइग्रेट करें, तो माइग्रेटरी रूट्स कौन से हों? तो कुछ किसान अब आपके राजस्थान से, अलवर से, भरतपुर से, या हरियाणा में महेंद्रगढ़, नारनौल, इनसे जो अपने बक्से लेके जाते हैं, यमुना बेल्ट के अंदर लेके जाते हैं, वहां पर यूकेलिप्टस है, या कहीं और चारे वाली फसलें, बरसिम लेट है, या अलीगढ़ के अंदर कुछ बाजरे को चारे के रूप में उत्पादन करते हैं गर्मी के महीनों में, या कई क्षेत्रों में अब हम भी ये बात कर रहे हैं कि ऑयल सीड्स क्रॉप, जो पानी की व्यवस्था जहां पे है, वहां किसानों को सूरजमुखी जैसी फसल, जिसकी सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो उसका उत्पादन अगर गर्मी में करते हैं तो जितना पोलन और जितना नेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो सरसों के अंदर, रेपसीड के अंदर है, उसी तुलना में, उसमें अनुपात में वो सनफ्लावर के अंदर भी जो है मौजूद है, आपके सूरजमुखी के अंदर भी। अगर उसकी खेती करते हैं तो आपको लंबा माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको 150 किलोमीटर में काम चल जाएगा। नहीं तो आपको फिर बाद में आप लेके जाते हैं एप्पल ऑर्चार्ड्स में, कुल्लू वैली में लेके जाते हैं, फिर वहां पे भी जब फ्लावरिंग ओवर हो जाती है, फिर उसके बाद आप लेके जाते हैं लाहौल स्पीति के अंदर लेके जाते हैं, श्रीनगर तक आप जाते हैं, तो इतना ट्रेवल करना पड़ता है। अब जैसे सुभाष जी से हम चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपके बॉक्सेज अभी कहां है, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ले आए, क्योंकि अभी बाजरे की अंदर फसल के अंदर ईयर हेड्स बनने चालू हो गए हैं, तो कम से कम पोलन उनको मिल जाएगा, उनका काम चल जाएगा। तो एडिशनल फूड सब्स्टिट्यूट के रूप में हमें चीनी का घोल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो माइग्रेशन का बहुत अच्छे रूट्स हम लोग साइंटिफिकली तैयार कर रहे हैं, फसलों का पता लगा के, कौन से फसल चक्कर, कौन से फसलें, किन के अंदर नेक्टर की, पोलन की कितनी मात्रा है, कौन से ऑर्चार्ड्स, तो ये सब चीजें अनुसंधान के अंदर
कौन कौन सी दिक्कत आती है, ये अनुसंधान के अंदर हम लोग जो है ना उन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो माइग्रेशन एक समस्या है जिस पर यहाँ पर देखिए काफी अच्छे स्तर पर काम हो रहा है, अनुसंधान चल रहे हैं, तो हमारे किसानों को अब बेझिझक इस ओर बढ़ जाना चाहिए। एक और बात आती है, जब किसान सोचते हैं या कोई हमारे युवा सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं काट तो नहीं लेंगी। ये भ्रम जो है सुभाष जी मैं चाहूंगी आप दूर करें, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मधुमक्खी पालन करेंगे, उन्होंने काट लिया, हमें कुछ हो जाएगा, इसके चलते भी वो इससे दूरी बना लेते हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? मैं ये कहूंगा जितने भी नए किसान हैं या युवा हैं जो इस काम को करना चाहते हैं कि वो मधुमक्खियों से डरे नहीं। इनका जो डंक होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी इनमें काम करने के कुछ तरीके होते हैं कि कब टाइम होता है, कभी इस टाइम से इस टाइम तक हमने इसमें काम करना है। वो इसके लिए जो पुराने मधुमक्खी पालक हैं उनसे उनके गाइडलाइन में रह करके वो इसके बारे में अच्छी तरह सीख सकते हैं। और जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, चाहे वो हमें किट है पूरी पेन, उसका यूज करें पूरी किट का, तो हम इनसे बच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मधुमक्खियां ये जो पालतू होती हैं ये इतनी डेंजर नहीं होती जितनी हम डोरसेटा को देखते हैं जो पेड़ पे लगती है, वो डेंजर ज्यादा होती है। लेकिन जो मेलिफेरा है वो इतनी डेंजर नहीं होती, वो आपके पीछे नहीं पड़ती और ना ही इतने डंक मारती हैं। सिर्फ काम करने का एक तरीका है। बिल्कुल, और उस तरीके के लिए जरूरी है कि हम ट्रेनिंग यहाँ पर ले लें। तो जैसे मैं आदिति जी बताना चाहूंगा, सुभाष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि देखिए जहां तक इसकी बात है, पश्चिम के देशों में कई देशों में एपीथेरेपी कि कई आपको जोड़ों का दर्द है, गठिया रोग है, उनसे बचाव के लिए वेनम तो इस्तेमाल होता है दवाई बनाने में, इनका जो विष है वो तो बहुत महत्वपूर्ण एक बाय प्रोडक्ट है आपके बी हाइव का। लेकिन उसके साथ साथ एपीथेरेपी कि मधुमक्खियों से कटवाकर कई रोगों को दूर किया जाता है। और सुभाष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एपिस मेलिफेरा में अगर आपके पास प्रोफेशनल है, आप किट है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो वो ऐसा नहीं होगा किस समय पे आपको बक्से को खोलना, क्या क्या कार्रवाई करनी है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एपिस डॉर्साटा जो एक वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली प्रजाति है, लेकिन हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग के लिए, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था, जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में आता है, जहां पे हम मेलिफेरा को, शिरानेंडिका को नहीं रख सकते, वहां पे वो डॉर्साटा बहुत सक्षम परागण करता है। और उसकी जो फॉरेजिंग रेंज है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, जबकि मेलिफेरा 2 से 2.5 किलोमीटर जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका हमें ध्यान रखना है। उसमें भी हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि भाई जब गर्मी में खाना खत्म हो जाता है, पानी के स्रोत कम हो जाते हैं, तो हमारे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को या लोगों को क्या करें क्या ना करें। उनके नीचे जहां बड़े पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे उसका छत्ता लगा है या बड़ी बिल्डिंगों पे उनके छत्ते बनाती है वो, तो ऐसी जगह धुआं ना करें, सामूहिक आवाज ना निकालें, वहां पे कोई इस तरीके का भड़कीले कपड़े पहन के उन पे पत्थर ना मारे, पानी के स्रोत है, मान लिया बच्चे ने कंकर मार दी, तो बहुत सारी एडवाइजरी हम जारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ी सी जरूर सुभाष जी ने जो बात की घातक है, तो उससे बचना चाहिए निश्चित तौर पर। जैसे कई बार पेड़ पर लगी और नीचे डीजे बजा दिया तो उससे दिक्कत हो सकती है, वो भड़क जाती है। तो ये कुछ सावधानियां तो हमें खुद ही बरतनी होंगी, क्योंकि मधुमक्खियों को अगर हम परेशान करेंगे तो तब उस परिस्थिति में वो हमारे लिए परेशानी बन सकती हैं। अन्यथा अगर आप पालन कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आपके लिए फायदा ही ला रही हैं, आपकी आय को बढ़ा रही हैं मधुमक्खियां। तो यहां पर सुभाष जी आपने जिक्र किया था कि हमारे जो नए मधुमक्खी पालक हैं वो अनुभवी मधुमक्खी पालकों से भी यहां पर जानकारी ले सकते हैं। आप तो हैं ही अनुभव इसमें प्राप्त किए हुए, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आप अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए, इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं? मैं सबको यही, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत जगह ट्रेनिंग देने जाता हूं जी, और मैंने बहुत फार्मर को, नए युवाओं को बहुत ट्रेनिंग दी है, तो मैं सबसे पहले यही उनको सलाह देता हूं कि देखिए मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जो आप छोटे से लेवल से शुरू करके बहुत बड़े स्तर पे जा सकते हैं। और आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल हूं, है ना, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, कोई भी काम करें, चाहे वो मधुमक्खी पालन है या खेती से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम करें
वो जुनून से काम करें। जब तक आपके अंदर उस काम को करने में मजा नहीं आएगा, आपके अंदर उसके काम के प्रति जुनून नहीं होगा, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। कोई भी काम होता है वो जुनून से होता है और आप जरूर उसमें सफल होंगे। बिल्कुल जरूर सफल होंगे। और इसमें हमारे सुभाष कंबोज जी आपकी मदद करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको भी शुरुआत करनी है, आप भी इनका रुख कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यमुनानगर हरियाणा के हमारे किसान हैं और ये बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर सहयोग जरूर देंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर पाटले का रुख करते हैं। डॉक्टर पाटले, कोई भी कार्य हम करते हैं, हमने प्रशिक्षण भी ले लिया, हमने उसकी शुरुआत भी कर ली, लेकिन समस्याएं जरूर आती हैं। तो ऐसे में उन समस्याओं का भी आप जिक्र करें यहाँ पर कि किस तरह से हमारे किसान उनको पूरी तरह से अच्छे से दूर कर सकते हैं, या फिर कौन सी समस्याएं होती हैं, पहले तो ये बताएं। जब हमारे मधुमक्खी पालक जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मधुमक्खी पालक हैं और जो कुछ ऐसे हमारे यंगस्टर्स या स्टार्टअप जिसको आजकल हम कह रहे हैं, वो भी इस व्यवसाय में आ रहे हैं जी। तो दोनों के बीच में एक गैप होता है, वो एक्सपीरियंस का ही गैप होता है जी। नॉलेज इन्फॉर्मेशन आजकल काफ़ी जगह अवेलेबल है। पूरे राज्यों में राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICAR के संस्थान हैं, उनको भी हमने ट्रेनिंग सपोर्ट दिया हुआ है। पिछले साल ICAR को हमने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से काफ़ी ट्रेनिंग हमने किसानों की करवाई है। किंतु इसके अलावा भी जब कोई नया मधुमक्खी पालक ये व्यवसाय शुरू करता है तो शुरुआत में मैनेजमेंट, बी कॉलोनीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जैसे बात हो रही थी अभी माइग्रेशन, उस समय हमें क्या ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात एक और भी आती है और उसके लिए भी हमने हमारे बी कीपिंग में प्रावधान रखा है, वो यह है कि जैसे मनुष्यों को बीमारी होती हैं वैसे हमारे जो हनी बीज हैं उनको भी बीमारियां होती हैं। तो हमारी मधुमक्खियां जो हैं उनमें भी बीमारियां पाई जाती हैं जी। तो इनको हमें पहचानना जरूरी है और समय रहते उनका नियंत्रण करना जरूरी है। हमने इसके लिए ऐसे डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएं, इसके लिए सहायता का प्रावधान हमारी स्कीम में किया है। कुछ खुल भी रहे हैं, कुछ प्रस्तावित हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि यह एक बहुत अच्छा एक मुद्दा है। इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा सेंटर खुलेंगे, लोगों को खासतौर पे बीमारियों का जो नियंत्रण है और समय रहते नियंत्रण हो जाए। अभी आप देखेंगे कुछ जगह लोग ऐसे नियंत्रक का यूज करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और किसी ना किसी रूप में उसका प्रभाव शहद की क्वालिटी में पड़ता है। तो हमें उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में अंत में ये समझ में आता है कि हमारा शहद परीक्षण में खरा नहीं उतरा है। तो हम इन सावधानियों को रखें। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि यह भी देखा गया है, मैंने बहुत से मधुमक्खी पालक से चर्चा की कि हमें शहद को कब इकट्ठा करना है, उसको कॉलोनी से कब निकालना है, ताकि जो उसमें लार्वा है, ब्रूड है, उनको किसी तरह का डैमेज ना हो। तीसरी बात आती है कि हम इसको कैसे फिल्टर करें और आगे हम प्रोसेसिंग में कैसे लेके जाएं। इस प्रकार की जो प्रश्न होते हैं इसको समझना जरूरी है। और मैंने स्टार्टअप की बात की थी। हमारे स्टार्टअप अब वैल्यू एडिशन में आ रहे हैं। हमें शहद के विभिन्न उपयोग, आज आप देखेंगे कि जब किसी हम बड़े होटल्स में जाते हैं वहां पर लोग सीधे उसको जो हनी कॉम होता है, हनी कॉम को सीधे वो ब्रेड में लगा करके या चपाती में लगा करके खाने लगे हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंट यूजेस हैं उनको हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि लोग ना केवल उसको पानी में शहद डाल करके ना पिए, बल्कि शहद और उसके जो दूसरे उत्पाद हैं उनको विभिन्न माध्यमों से वो यूज करें, ताकि उनकी जो हेल्थ है, हम पिछले 2-3 सालों से हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और उसमें शहद का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, कोरोना ने सिखा दिया है कि अब हमें अपनी सेहत की ओर भी ध्यान देना है, और शहद तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है और अब भी निभा रहा है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि कई तरह से हम शहद को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके उत्पाद तैयार कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमारे युवा इस ओर बढ़कर के स्टार्टअप्स यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर बलराज, यहाँ पर विभिन्न उत्पादों के बारे में आपसे चाहेंगे आप एक बार विस्तार से जानकारी दे दें कि हमारे अगर युवा जुड़ना चाहते हैं तो कौन से उत्पाद तैयार करें। बिल्कुल, देखिए पहले मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। परेशानियों की जो बात है, जो दिक्कत आती है, एक तो दिक्कत आती है गर्मी में रख रखाव की, कि अप्रैल से लेके और सितंबर अक्टूबर तक उनके रख रखाव में महत्वपूर्ण, गर्मी से धूप से कैसे बचाएं, पानी का प्रबंधन करना या छाया वगैरह करना या सही माइग्रेशन करना। फिर बात आती है जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कई ऐसे इनके दुश्मन हैं, एनिमीज कहेंगे उनको, जैसे ग्रीन बी ईटर है, एक चिड़िया है जो इनको खा लेती है, कॉलोनी पूरी खत्म हो जाती है। एक ड्रेंगो है
उनसे भी सावधानी रखनी है आपको। वो अक्सर जो इसके तार हैं बिजली के, उन पर बैठती है और जैसे मधुमक्खी बाहर निकलती है उसको एकदम से लपक लेती है। ये चीज है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, हमारे जो किसान हैं जहां बक्से रखे मधुमक्खियां सवेरे परागण का काम करती हैं फसलों के अंदर, वो 5-6 बजे से चालू कर देती हैं और अक्सर उनकी बहुतायत जो है वो 10, 11, 12 बजे तक होती है, 10 बजे तक तो रहती है। तो हम ये कहते हैं जब भी आप कोई किसी रसायन का छिड़काव करते हैं, खास करके कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, बहुत आपको ध्यान रखना है वो अक्सर आप शाम के टाइम करें, शाम के टाइम करें जब दिन ढल जाए। एक तो आपके जो दवाई है वो कारगर रूप से काम करेगी, उसकी फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं आएगी, और वो मधुमक्खियां जो हैं वो शाम के समय 5 बजे के बाद अपने घर चली जाती है ज्यादातर, कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के, तो उसका नुकसान कम होगा। दूसरा, आप वैज्ञानिकों से पूछ के कि कौन सा कीटनाशक, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब उनमें पुष्पन की अवस्था हो, ब्लूम हो, उस स्थिति में कीटनाशकों का उपयोग ना करें, या आपको जानकारी हो कि ये सुरक्षित है, ये मधुमक्खियों के लिए घातक नहीं है, जब भी आप उनका उपयोग करें। अब बात आप जो कह रही थी कि प्रोडक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट तो पॉलिनेशन हो गया, परागण, सारी चीज उसी पर निर्भर है। उपज, गुणवत्ता, चाहे वो दाना हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो एप्पल हो। फिर बात आती है शहद का जैसे पाटले साहब भी बता रहे थे, अगर भाई आप जब पक जाए पूरे तरीके से, जब भी उसको हार्वेस्ट करें, कच्चे को हार्वेस्ट ना करें, तो उसका मॉइस्चर का एक जो लेवल होता है, अगर भाई 18% से ज्यादा, अंतरराष्ट्रीय जो मापदंड है वो 18% से ज्यादा नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कच्चा हार्वेस्ट करेंगे, नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी, जल्दी खराब हो जाएगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा। और तीसरी बात है, फिर आप बाय प्रोडक्ट्स, वैक्स का भी उत्पादन होता है, लेकिन हम आमतौर पर, वो सुभाष जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम बी कीपिंग करते मेलिफेरा को लेके या सिराना को, और हम वहां से वैक्स लेते हैं, तो थोड़ा सा उसका शहद के उत्पादन पर उल्टा असर पड़ता है। बल्कि जो हमारी जो जंगली प्रजातियां डॉर्साटा वगैरह, उनसे वैक्स को अच्छे तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, वहां ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त हमारा वेनम है, जो विष है, वो बहुत दवाइयों में काम आता है। आपका फिर प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, उसकी बहुत कीमत है। और मैं आदित्य जी बताना चाहूंगा, आप जैसे सुभाष जी बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बात की, परागकण जो है, जो पोलन है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट। आप अमेरिका जाएंगे, यूरोप के देशों में जाएंगे, बड़ा महंगा बिकता पराग। मान लिया कोई शाकाहारी है और कोई अंडा नहीं खाना चाहता, कोई मांस नहीं खाना चाहता, लेकिन प्रोटीन की आपूर्ति करना चाहता है, तो और ये जो पोलन है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, फ्रेश प्रोटीन ही है वो, तो उसकी मात्रा अब हमें हिंदुस्तान में भी उसको मार्केटिंग में उतारना पड़ेगा। तो देखिए, ना केवल शहद तक बल्कि कितने सारे उत्पाद यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इनकी बिकवाली आप करेंगे तो सोचिए कितनी अच्छी आमदनी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अब आपको देर नहीं करनी है, मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ना है, शहद उत्पादन को बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी तो यही कहना है कि अब इस ओर बढ़िए, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना है हमें। इसके बारे में और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और जागरूकता आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मधुमक्खी पालन व्यवसाय की, किस तरह से ये मुनाफा दिलवा सकता है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ, हमारे सफल मधुमक्खी पालक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, सलाह आप तक पहुंचाई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं अभी तक की चर्चा तो आपके लिए फायदेमंद रही ही होगी। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो ऐसे में हमारे विशेषज्ञों से मैं चाहूंगी कि वो हमारे किसानों को और जागरूक करें, ताकि हमारे किसान अब बिना किसी झिझक के इस व्यवसाय से जुड़े और अपनी आमदनी को बढ़ाएं और देश के विकास में अपनी भागीदारी भी निभाएं। डॉक्टर पाटले, शुरुआत में आपसे करूंगी। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जय अब शहद उत्पादन की ओर अपने कदम बढ़ाइए, क्या कहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? मीठी क्रांति के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे खासतौर पर हमारी 3 कड़ियां हैं, जो कि सबसे पहले तो मधुमक्खी पालक है,
दूसरा संस्था है जिसमें राज्य सरकार से लेकर के हमारे दूसरे संस्थान है वो भी काम कर रहे हैं। और तीसरा आता है कि हम पॉलिसी सपोर्ट कैसे दें जी, और वो पॉलिसी सपोर्ट होता है किसी मिशन या स्कीम के माध्यम से, वो भी 2020 से लागू हो चुका है। अब जरूरत है कि हम इन तीनों कड़ियों को जोड़ करके हम मधुमक्खी पालकों को कैसे अधिक से अधिक सहायता दें। मैं इस बारे में खास तौर पे जो राज्य सरकार है और उनकी जो अन्य संस्थाएं हैं जो किसानों के साथ काम करती हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को या नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको जागरूक करें, उनको स्कीम के बारे में बताएं और कैसे उनके जिलों में स्कीम पहुंचे उस बारे में वो राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव लेकर के आए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में मधुमक्खी पालन बढ़े, उत्पादन बढ़े, एक्सपोर्ट भी बढ़े और जो दूसरे उत्पाद हैं उसको के उत्पादन बढ़ाने के साथ में किसानों की आय भी बढ़े। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि किसान इसको अपनी आय का साधन बनाने के साथ साथ दूसरा जो काम सबसे महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लोगों को शहद उपलब्ध कराना और उनके हेल्थ को लेकर के उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो बहुत सारे फायदे हैं जी, और सभी फायदों को हम जब तक सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रयासों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें इसके जो रिजल्ट हैं चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों से जुड़ें। मैं यहीं पर ये बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर बलराज से भी उनकी हम राय लेना चाहेंगे। क्या संदेश रहेगा हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका? देखिए, इसमें सिर्फ मैं अदिति जी ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आपके पास जमीन हो। जो युवा लैंडलेस है, भूमिहीन है, गाँव में बहुत सारे लोग हैं लैंडलेस, वो भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसकी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे देश के आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी अक्सर जंगलों के आसपास रहते हैं, उनमें हमें इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज है क्रॉप रोटेशन। हम लोगों को थोड़ा सा उत्तर भारत के मैदानों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, तराई के क्षेत्र में, इनमें थोड़ा सा समर के अंदर हमें कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। सनफ्लावर हो, बरसात के मौसम के अंदर हमें तिलहन फसलों को और बढ़ावा देना पड़ेगा साथ साथ, और युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं बता दूं, अभी आंकड़ों के अनुरूप जो आवश्यकता देश में जितनी खेती हो रही है 2 मौसम में या 3 मौसम में या 1 मौसम में फसल चक्रों के दौरान, उसमें जो अभी जो मधुमक्खियों का योगदान है वो लगभग बहुत महत्वपूर्ण है। और जो डेफिसिट है परागण में कमी के कारण कृषि को जो नुकसान होता है सालाना, वो लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का है। तो इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े, गुणवत्ता बढ़े और शहद और दूसरे उत्पाद हमारे देश से और ज्यादा निर्यात हों। बिल्कुल, निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी यहाँ पर हमें आय भी मिलेगी। तो देखिए, देश का विकास ही होगा। यहाँ पर वित्तीय सहायता भी मिल रही है हमें यहाँ पर। सुभाष जी, आपसे हम अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे। आपने इतनी अच्छी ऊंचाइयां हासिल की हैं इस क्षेत्र में, अन्य किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी दूसरे किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो इस काम में आगे आए, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, जो पुराने मधुमक्खी पालक हैं उनकी गाइडलाइन लेकर के, और यहाँ तक कि अब सिर्फ शहद पे ना डिपेंड रहें, बल्कि जो दूसरे प्रोडक्ट हैं शहद से अलग, जैसे बी पोलन है, बी प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, इन प्रोडक्ट्स को भी आप लें और अपनी इनकम को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक मैं सभी बी कीपर्स को भी यही सलाह दूंगा कि वे जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी खुद भी थोड़ी मार्केटिंग करें ताकि आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ सके। बिल्कुल, तो देखिए, हमारे सफल मधुमक्खी पालक ने अपने अनुभव साझा किए हैं। जब ये इस क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी ये कदम अगर बढ़ाएंगे तो आप भी सफल जरूर होंगे। लेकिन जरूरी है कि आप उसके लिए प्रशिक्षण जरूर ले लें। किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, कौन सी आप यहां पर प्रजाति का चयन कर सकते हैं, सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता आपको प्रदान की जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हमने यहां पर विचार विमर्श किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें जरूर अब अमल करेंगे। जी हां, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़ेंगे, न केवल अपनी आय को बढ़ाएंगे बल्कि इस क्षेत्र में विकास के लिए अपनी अहम भागीदारी भी जरूर निभाएंगे। तो इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इतनी अहम राय हमारे सभी के साथ साझा की है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे
हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने इतने अच्छी जो जानकारियां हैं वो साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, ये तो हमारा आज का कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें हमने मधुमक्खी पालन व्यवसाय और शहद उत्पादन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हासिल की हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सभी आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होंगे। इसी के साथ बता दें, अगले अंक में अब होगी आपसे मुलाकात, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। और अगला गाना विवेक की